नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे धामी का 2.0 बजट। उत्तराखंड की धामी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट सड़क, शिक्षा, रोजगार को बढ़ावा देते हुए धामी 2.0 का दमदार बजट आज 14 जून को विधानसभा सत्र में पेश कर दिया गया है। यह बजट पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 60,000 करोड़ से ज्यादा का है। साल दर साल बजट में हजारों करोड़ों की बढ़ोतरी के साथ राज्य पर कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। हाल यह है कि एक समय ऐसा भी आता है कि उत्तराखंड के कई विभागों में कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिलता, जिसके लिए सरकार लगातार कर्ज ले रही है और इस कर्ज के बोझ तले दबे उत्तराखंड का यहाँ बजट बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बजट केवल आंकड़ों में होता है, क्योंकि हर साल की बजट बढ़ोतरी के साथ राज्य पर कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। कर्ज में डूबे राज्य के बजट पर विपक्ष का कहना है कि उत्तराखंड में कर्ज के कारण सालों का बजट बिगड़ा हुआ है और सरकार इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे बढ़ते कर्ज को कैसे रोका जाए और खर्च पर लगाम कैसे लगाई जाए, इसके लिए क्या सरकार गंभीर है, इसी पर करेंगे चर्चा। से पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में सत्ता पर एक बार फिर काबिल हुई भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य के सत्ताधारी मंत्रियों ने बजट पेश होने के बाद इसे राज्य हित के लिए बेहतरीन बजट बताया। इससे ठीक पहले सरकार ने राज्य के अलग अलग उद्योग से जुड़े लोगों के सुझाव बजट के लिए मांगे थे, जिनको राज्य के बजट में उपयोगिता के हिसाब से रखा गया। बजट सत्र से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लगभग 60,000 करोड़ से ज्यादा का बजट को स्वीकृति दी गई। यानी राज्य का 2022-2023 वित्तीय वर्ष का बजट लगभग 60 करोड़ से ज्यादा का बजट है। पिछले वित्तीय वर्ष साल 2021-2022 की तुलना में इस बजट में 6,000 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की है। वहीं सरकार के कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड बजट सत्र को लेकर काफी उत्साहित हैं, जिस पर उनका कहना है कि इस बार के बजट सत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदुओं का समावेश है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क आदि जन कल्याण संबंधित कार्य रखे गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से स्वरोजगार को रखा गया है। प्रदेश में पहली प्राथमिकता युवाओं को रोजगार देने की है। साथ ही इस बार का बजट बीते सालों से कई करोड़ ज्यादा होने के कारण गहरोद क्षेत्र जैसे किसान कारोबार योजनाओं में कारगर साबित होगा। साथ ही यह प्रदेश की जनता में एक नया उत्साह और उमंग लाएगा। पुष्कर सिंह धामी सरकार 2 का आज पहला बजट प्रस्तुत हो रहा है 4 बजे। मैं मानता हूं कि जन सरोकार से जुड़े सड़क, शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें समावेश हुए हैं और जो मुख्य इस बार जो एक बिंदु रखा है वो है स्वरोजगार से संबंधित, रोजगार से संबंधित। उत्तराखंड में पहली प्राथमिकता नौजवानों को रोजगार देने की है और लगभग 65,000 लगभग का बजट प्रस्तुत होगा, शायद संभवतः, जो पिछले वर्षों से लगभग 9,500 करोड़ ज्यादा का होगा। उत्तराखंड की विधानसभा का 5वां सत्र मंगलवार से शुरू हो गया। पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार 2022-2023 का बजट प्रस्ताव पेश किया। इसी के चलते कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश ने के न्यूज के साथ हुई बातचीत में नए बजट को लेकर अपनी अपेक्षाएं बनाई, जिसमें उन्होंने कहा वो चाहते हैं सरकार सोर्स रेवेन्यू पर न्यायिक उपाय लाए और साथ ही साथ महंगाई और रोजगार पर जोर दे। कर्ज तो ये कई वर्षों से जो लगातार निरंतर जो प्लान डेवलपमेंट का पैसा नॉन प्लान में इस्तेमाल करा गया, सैलरी देने के लिए इस्तेमाल करा गया। राज्य की जो संपदाएं हैं उनसे हम रिसोर्सेज से हम रेवेन्यू नहीं कलेक्ट कर पा रहे। तो अवश्य ये नज़र रहनी चाहिए कि सरकार रेवेन्यू सोर्सेज को बढ़ाने के लिए लेजिटिमेट जो न्यायिक तरीका है, व्यवहारिक तरीका है, उससे राजस्व इकट्ठा करने के क्या नए उपाय बताती है। साथ ही साथ बेरोजगारी और महंगाई।
जी हाँ, तो उत्तराखंड की धामी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट सड़क, शिक्षा, रोजगार को बढ़ावा देते हुए आज पेश किया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश कर रहे हैं। इस बजट में आपको बता दें कि आम लोगों के सुझाव भी लिए गए थे, तो कहीं ना कहीं आम जनता इस बजट को लेकर काफी उत्साहित भी थी। और आपको बता दें कि इस बजट को में प्रेमचंद अग्रवाल ने आज सरकारी विभागों में नव परिवर्तन पर सरकार का फोकस है। कृषि क्षेत्रों में को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में पैसे पारित किए गए हैं। बेहतर कनेक्टिविटी बनाने का कार्य जो है उसको लेकर भी इस पर ध्यान दिया जाएगा और पूंजीगत परियोजनाओं से बनेगा राज्य का भविष्य, इसको लेकर भी जोर दिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि इस बजट सत्र में तमाम चीजें जो है वो दी गई हैं। हालांकि विपक्ष ने आपको बता दें कि आज अहम भूमिका निभाई है। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने पर जोर दिया गया है। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा, क्योंकि आज 63,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है। लेकिन जिस तरीके से आज बजट पेश किया गया है, और हम जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड कर्जे में है और लगातार कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसमें विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि इस कर्जे को कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है। चर्चा इसी पर हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। राजेश रस्तोगी जी कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ यूकेडी नेता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और नरेंद्र शेट्टी जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी राजेश जी आपसे, क्या कुछ कहना है आपको आज के बजट को देखते हुए, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? क्योंकि विपक्ष की आज एक अहम भूमिका जो है वो विधानसभा में देखने को मिली। और गैरसैंण को सबसे बड़ी बात यह है कि आप लगातार गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग करते हुए नजर आए। जी राजेश जी, आपका म्यूट बटन ऑन है, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। जी, अब इन्होंने गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए कहा था जी, पूरी ताकत गैरसैंण के ऊपर लगाई थी। अब ये है कि धामी की जो सरकार बनी है इसका बजट भी देहरादून में पास हो रहा है, तो क्या पहाड़ से इतनी नफरत क्यों है? कैसे पलायन रुकेगा? कैसे पहाड़ पे वनों में जल रही आग रुकेगी? कोई प्रोविजन नहीं दिया है आपने। सरकारी कार्यालयों में 5 साल से आप सरकार में है, पिछले 5 साल पूरे किए हैं। सरकारी कार्यालयों में सरकारी कर्मचारियों की आज भी कमी है, नहीं रखे जा रहे हैं। और देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने मुझको बुलाया है बजट सत्र के ऊपर। सरकारी अस्पताल में पर्ची बनती है, डॉक्टर अपनी सलाह लिख देता है, अस्पताल में दवाइयां नहीं मिलती हैं, अस्पतालों में सर्जरी नहीं हो रही है। क्या बजट है? काहे का बजट है? ये तो भाजपाइयों को खुद करने वाला बजट है। तो जो गंभीरता से इन्हें निर्णय लेना था बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, अपराध रोकने के लिए, कितने बड़े बड़े अपराध घटित हो रहे हैं, किस तरीके से पहाड़ में जंगल जल रहे हैं, किस तरीके से पहाड़ से पलायन हो रहा है। और आप देखिए, कोरोना के दौरान पूरे हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के बाहर से जो दूसरे देश हैं वहां से भी उत्तराखंड का नौजवान वापस आया है। इस बजट में उसके लिए क्या है आपके पास? कुछ आपने बता नहीं रहे हैं, बस वाह लूट रहे हैं आपस में। जैसे घर के अंदर 10 भाई इकट्ठे हो गए, हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई करके निपटा रहे हैं काम को। ऐसे थोड़ी चलता है। जनता को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, गरीब को उसका हक दिलाना पड़ेगा, महिलाओं का सम्मान लाना पड़ेगा। आप कहते हैं महिलाओं के बारे में, जो सरकारी कर्मचारी आज भी हमारे विभाग खाली पड़े हैं, क्यों नहीं उसमें महिलाओं की नियुक्ति करते हैं? क्यों नहीं बेरोजगारियों की नियुक्ति करते हैं? और मैं एक बात और कहनी चाहता हूं जी, सरकार से, सरकार के लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही कहा था कि जो उत्तराखंड राज्य पुलिस कर्मियों का पुराना ग्रेड बहाली का मामला है, जब सरकार बन जाएगी तो हम इसको लागू करेंगे। अब सरकार भी बन गई है। जब उपचुनाव लड़ने चंपावत मुख्यमंत्री जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने कहा था, आपके ही चैनल पर कहा था, लगता है राजेश जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रहे, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। संगीता जी, क्या कुछ कहना है इस बजट को लेकर? आम आदमी की उम्मीद थी इस बजट से, क्या कहना है? देखिए यशी जी, जो आज बजट पेश किया गया है उसमें महंगाई से कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिली है जी जनता को। और जो बेरोजगारी की बात इन्होंने की, और
सबसे बड़ी बात थी रेवेन्यू जनरेट करने की। तो इस बजट में ऐसा कहीं दिखाई नहीं दिया कि हम उत्तराखंड जो इतने कर्जे में जा रहा है उसके लिए हम कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे और कर्ज के बोझ से किस तरह उत्तराखंड को कम करेंगे, उत्तराखंड का बोझ। तो जो ये बजट पेश किया गया है और जो हमारा 60,000 करोड़ का जो बजट है उत्तराखंड का, वो 63,000 करोड़ का इन्होंने जो बजट पेश किया है, तो सब पहले तो यही होना चाहिए था कि उत्तराखंड के कर्ज को किस तरह कम करें, वो कहीं भी देखने को नहीं मिला। दूसरी चीज राजधानी की बात, वो हमने नहीं देखा कि इन्होंने राजधानी की कोई बात की। दूसरी चीज, महिलाओं के लिए इस बजट में कोई भी ऐसी चीज देखने को नहीं मिली जो उनको बहुत राहत दे पाए। तो आज का जो बजट है वो जनता के लिए जो इन्होंने सुझाव मांगे थे उस पर कितना अमल देखने को मिल रहा है कि जो सुझाव मांगे थे उसको केवल सुझाव की तरह लिया तो गया, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। ठीक है संगीता जी। पीसी थपलियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थपलियाल जी, आपको इस बजट का बहुत इंतजार था और इस बजट से आम जनता को भी काफी उम्मीदें थी, क्या लगता है? देखो, इसका मुझे बहुत ज्यादा इंतजार नहीं था जी, क्योंकि ये एक जैसे एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का एक है कि आज भी साफ बजट पेश करना था, कर दिया गया। क्योंकि जो आज हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था है वो आईसीयू में है और आज से नहीं, ये शुरू से इसमें इसके जिम्मेदार दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। अभी जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे और महिलाओं को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, युवाओं को नहीं मिल रहा, लेकिन अपॉइंटमेंट के दरवाजे तो राइट फ्रॉम वन डे बंद हो गए थे जब उपनल का निर्माण हुआ और क्लास 3 और क्लास 4 में पूरे जॉब उपनल के माध्यम से इन्होंने देने शुरू कर दिए थे और वहां पे से उनके अपॉइंटमेंट खत्म। केवल क्लास 2 और क्लास 1 की भर्तियां रह गई थी और वो भी अब धीरे धीरे उपनल की डिपेंडेंसी, हमें उपनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। भगवान है इस राज्य का उपनल, क्योंकि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए बचाया है इन सरकारों का, इन नालायक सरकारों का मैं कहूंगा, क्योंकि इन लोगों में वो विजन नहीं है जो इस राज्य के संसाधनों के माध्यम से अपना कोष को बढ़ाने की क्षमता नहीं है। पूरे 22 साल से हम देखते आए हैं। लेकिन इस समय जो हमें मुख्यमंत्री मिले हैं धामी युवा, इस लड़के में मेरे को एक विजन नजर आ रहा है। क्योंकि मैं जिस समय से ये राइट फ्रॉम वन डे जब अभी आया और आने के बाद जब इन्होंने ऊर्जा प्रदेश बनाने का एक सपना थोड़ा सा 3-4 दिन पहले एक कार्यक्रम में इन्होंने रखा, तो मेरे को लगा यस, ये कहीं ना कहीं इसकी दिशा सही पड़ रही है। जब उन्होंने कहा कि देखो इस राज्य में हाइड्रो प्रोजेक्ट बहुत सारे बन सकते थे जगह जगह, लेकिन आज दिन तक एक भी नहीं बना। नॉर्थ ईस्ट में इतने लड़कों ने, युवाओं ने बनाए हैं, छोटे छोटे 1000 वाट के 1 किलोवाट का 3 बहुत, और वो इतने सक्सेसफुल हुए हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट में वरदान सिद्ध हुए हैं। लेकिन हमारे राज्य में इन जो नॉन विजनरी लीडरशिप हमें मिली, इन लोगों को पता ही लगा कि लड़कों को स्वरोजगार देना कैसे है। वो ऑफ कोर्स इस समय, क्योंकि आजकल रोजगार देने की क्षमता हमारी सरकारें खो चुकी है। खुली अर्थव्यवस्था के तहत अभी केवल राजा बन के रहेंगे। ये अपने जितने इनके संसाधन, जो चीजें हैं, इनके जो यूनिट्स हैं, जैसे गढ़वाल मंडल है, सरकारी तंत्र है, उसको तो सब बेच रहे हैं। राष्ट्रीय लेवल में भी बेच रहे हैं और क्षेत्रीय लेवल में भी बेच रहे हैं। सब प्राइवेट हाथ में जा रहा है। अगर हम ये सोचे कि आज शिक्षा के बारे में बहुत चिंतित है नेतृत्व, तो हमारी बेवकूफी होगी। ठीक है थपलियाल साहब, इस पे आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे और भी लोगों की प्रतिक्रिया बजट को लेकर ले लेते हैं। सचिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन जी, बजट पेश हो गया है और जनता के सुझाव लिए गए थे और ये बजट जनता जो है वो बहुत उत्साहित थी, आम जनता बहुत उत्साहित थी कि इस बजट में चूंकि उनके सुझाव लिए गए तो इस बजट पे उनके सुझावों को मान्यता दी जाएगी। सचिन जी, क्या कुछ कहना है इस बजट को लेकर सबसे पहले तो, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं इस बजट से खुश नजर नहीं आ रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है और सरकार द्वारा आज बजट पेश किया गया, लगभग 63,000 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें 21,000 करोड़ रुपए का बजट पूर्व में सरकार प्रस्तुत कर चुकी थी लेखा अनुदान के रूप में, और वर्तमान में जो है लगभग 41-42,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। और मैं सरकार को बधाई देता हूं कि सरकार ने कोई नया कर जो है या नया कोई भार आम जनता के ऊपर नहीं डाला है और युवाओं का, महिलाओं का, हमारे
कृषि भाइयों का, हमारे सभी जो है उत्तराखंड के जनमानस का इसमें विशेष ध्यान रखते हुए जो है जो बजट पेश किया उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से देखिए, जब सरकार कोई बजट पेश करती है तो उस पर दो ही फोकस रहता है कि आम जनता के ऊपर भार ना पड़े, और दूसरा जो है सरकार का जो विजन है वो विकास की ओर होना चाहिए। सरकार ने युवाओं के लिए, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नए, सरकार ने पेयजल योजनाओं के लिए, सड़कों के लिए एक नया विशेष प्रावधान रखा है। पलायन रुके, पलायन ना हो, इसके लिए सरकार ने विशेष प्रावधान रखा है। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय, अभी थपलियाल जी ने कहा कि मुझे नए युवा मुख्यमंत्री से जो है बहुत अपेक्षाएं थी। मैं थपलियाल जी को भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि युवा मुख्यमंत्री तेज तर्रार है, काम करने की उनके अंदर असीम क्षमताएं हैं। पूरी टीम पूरे ईमानदारी और कर्मठता के साथ संगठन को साथ लेके कार्य करेगी, और भविष्य में जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं या आम जनमानस के आपके भी कोई अपेक्षा है तो निश्चित रूप से सरकार उसको पूरी ईमानदारी के इस बजट के माध्यम से पूरा करेगी। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र शेट्टी जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, क्या कुछ कहना है इस बजट को लेकर? सबसे पहले तो एक तरफ जहां विपक्ष सवाल उठा रहा है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है इस बजट को जनता के हित में बता रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? यशी जी, देखिए, बजट जो है ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जैसे पीसी थपलियाल साहब ने बताया कि ये एक नॉर्मल कोर्स होता है, प्रस्तुत किया जाता है बजट। तो इसमें बहुत ज्यादा श्रेय लेने वाली या आलोचना वाली बातें इसलिए नहीं आती क्योंकि ये एक नॉर्मल कोर्स का एवरी ईयर का बजट होता है जी। तो अब जो धामी सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, अगर उन्होंने वाकई फोकस किया है सड़क पर, शिक्षा पर और रोजगार पर, तो ये बजट कारगर सिद्ध होगा, पूरी तरीके से कारगर सिद्ध होगा। लेकिन जो कोविड से प्रभावित हुए हैं और जो कोविड से परिवार प्रभावित हुए हैं, उनके लिए विशेष योजना भी इस बजट में दी जानी चाहिए थी। नया कर नहीं लगाया, ये स्वागत योग्य है, लेकिन उनका ध्यान नहीं रखा। तो ये चीज जो मिसिंग है, इसके ऊपर रिव्यू करना चाहिए कि जो कोविड से प्रभावित हुए हैं इनको चिन्हित करके, जिनके रोजगार छूटे हैं, जिनके व्यवसाय प्रभावित हुए हैं, उनको विशेष पैकेज के तौर पर राहत दे सरकार। और दूसरा, परंपरागत तरीके से अगर हमने विरोध ही करना है मतलब सरकार का, ये एक ऐसी हमारी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे साथी राजेश रस्तोगी जी ने जैसे बताया कि इन्होंने क्या सोचा है, उन्होंने बजट के बारे में जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, तो मैं राजेश जी की बातों का पूरा उनको सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे हूं कि कांग्रेस के पास भी तो 10 बार बजट प्रस्तुत करने का मौका आया था। क्या कांग्रेस ने वहां के जंगलों की आग रोक दी थी या पलायन रोक दिया था? तो ये चीजें देखिए, जो सरकार सत्तासीन होती है, जो भी सरकार होती है, सत्तारूढ़ होती है, उस सरकार के पास हम ठीक है, विपक्ष का एक रोल है कि उसको आईना दिखाना है, लेकिन हर बार मतलब वो जब भी गाड़ी स्टार्ट करें तो उसका हैंडल खींचना ये विपक्ष का रोल नहीं होना चाहिए। अब कितने सादे शब्दों में प्रकाश पीसी थपलियाल साहब ने कहा, उनकी बात में बिल्कुल भी उनके अंदर मतलब किसी तरीके का, मैं ये कहता हूं कि बनावट नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये जो लड़का है इसने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। तो मतलब उनकी जो भावना थी, उनका कहने का मतलब था कि कांग्रेस की आलोचना ना किए बगैर और भाजपा की तारीफ ना किए बगैर उन्होंने एक सीधी सी बात कही है, अन्य दल का होने के बावजूद भी। मेरा यह मानना है यशी जी कि जब तक कि यहाँ के संसाधनों का, जैसा थपलियाल जी ने कहा कि यहाँ के संसाधनों का अगर हम दोहन नहीं करेंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे, हमारे पास पर्यटन है, हमारे पास जल विद्युत परियोजनाएं, हमारे पास धर्माटन है, और इसमें स्वतः ही हमारे पास मतलब जो शोकाज विंडो करने की आवश्यकता भी नहीं है। पूरे देश विदेश से यहाँ पे पर्यटक आते हैं, सब आते हैं, सिर्फ उनको सुविधाएं हमें प्रदान करनी है, सिर्फ उनको हमने ऐसा माहौल देना है कि उनको लगे कि वो अपने घर में आए हैं। तो यही एक सबसे बड़ी उपलब्धि होगी जो यहाँ के राजस्व में एक घाटा पूरा भी करेगी, और जो कर्ज है वो भी धीरे धीरे कम होगा। जो बंद पड़ी परियोजनाएं हैं जल विद्युत की, अगर वो चालू हो जाए तो आज जो हम महंगी बिजली खरीद रहे हैं वो खरीदना बंद कर देंगे। हम 13 रुपए यूनिट बिजली खरीद रहे हैं और 7 रुपए यूनिट बेच रहे हैं कमर्शियल में, तो ये कहाँ की हमारी समझदारी होगी। जी अशी जी, नरेंद्र जी बिल्कुल। राजेश जी कुछ कहना? राजेश जी आपको म्यूट बटन ऑन है शायद जी। अभी जिस तरीके से कहा है ये तो ये परंपरा की बात नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की बात है। कांग्रेस पार्टी ने गैरसैंड में कितना पैसा लगाया, काहे के लिए बनाया था? इसीलिए तो बनाया था कि उसको जो बजट है सरकारें वहां बैठ करके पास करेगी। स्थायी राजधानी को लेकर के इस बजट में क्या है? मैं अभी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी शेट्टी जी बात कर रहे थे, बड़े भाई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वो किसी दल से भी नहीं है, लेकिन लगाया ना
क्यों वो पैसा खराब किया जा रहा है? वहां बुलाइए, कितनी देहरादून में भीड़ है, लेकर के चलिए राजधानी। आपने घोषणा भी की थी उस बजट को लेकर के, कुछ नहीं है उसके अंदर। दूसरी बात, जहां तक आग का है, ये कोई बात थोड़ी है कि कोई आग अगर कांग्रेस पार्टी नहीं बुझा सकती तो ये भी नहीं बुझाएंगे। श्रीमान जी, कांग्रेस पार्टी को तो इतना बहुमत भी नहीं मिलता था जितना इनको मिला है। जहां तक व्यंग की बात है या चिढ़ने वाली बात है, ऐसा नहीं है। पुष्कर सिंह धामी से जीत करके आए हैं, हमारी पार्टी के उम्मीदवार को हरा करके आए हैं, अच्छी बात है, उनको मौका दिया है। इसीलिए मैं ये बात कह भी रहा हूं, उनके अंदर करने की शक्ति भी है। लोगों को रोजगार, जो बाहर के कोरोना के दौरान हमारे उत्तराखंड में युवा आए थे, कई घरों में मैं गया भी हूं, आप कल्पना नहीं कर सकते, देख नहीं सकते आज भी रोटी का कैसा संकट है। और आप सब लोग सुन रहे हैं, आज भी किसी भी सरकारी अस्पताल में, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र जिन अस्पतालों से जुड़े हुए हैं, बड़ा स्पष्ट कह देना चाहता हूं, और वो दिखाई भी देगा इस बजट में क्या मिल रहा है, नहीं मिल रही है। आज भी वो पर्ची लेकर के मेडिकल के लिए दवाई लाते हैं, नहीं हो रहा है उनका सामूहिक उपचार। उनका एक सुझाव मैं ये भी देना चाहता हूं, अभी जैसे पैसे की बात की है, घाटे का बजट है, वो पूरा कहां से होगा? उस घाटे का भरपाई कहां से होगी? तो अब 10 रुपए की स्लिप है, आप हॉस्पिटल में 100 रुपए की स्लिप बनाओ, उनकी सुविधा भी बढ़ाओ, उनकी दवाइयां भी बढ़ाओ, और जो कुछ हो सकता है वो भी करें। ऐसा थोड़ी है कि नहीं हो सकता है प्रयास, करेंगे तो निश्चित रूप से होगा। सरकार बनी है, मैं सरकार को शुभकामनाएं बनने की देता हूं, और धामी जी से भी ये चाहता हूं कि खास करके ग्रामीण जनता को, कृषि से जुड़े लोगों को, व्यापारियों को, महंगाई पीड़ितों को, उन लोगों को जो लोग सफर करते हैं, दिन भर कमाते हैं, शाम को खाते हैं, आज एक संकट है उनके सामने। इस बजट में सबकी व्यवस्था होनी चाहिए, और कैसे घाटे की पूर्ति होगी ये तो सरकार का काम है। और बड़ी अच्छी बात है, यहाँ भी सरकार है और वहां भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। चुनाव में रिजल्ट भी आया है उसका, तो रिजल्ट का परिणाम जनता को भी दिखाई देना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए, अच्छी चीजें सामने आनी। ठीक है राजेश जी। संगीता जी कुछ कह रही है। संगीता जी, संगीता जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। संगीता जी अभी भी आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक, शायद आपका म्यूट बटन ऑन है। सचिन, संगीता जी आवाज आ रही है आपको? संगीता जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपको फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सचिन जी, मैं आपके पास आऊंगी। विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं इस बजट से पहले भी सवाल उठाता आया है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं जनता के मन में भी ये सवाल जरूर है कि अब उत्तराखंड में रेवेन्यू सोर्सेज जो है उन्हें बढ़ाने की जरूरत है। पैसा कहां से आएगा, ये इसको लेकर बात करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तराखंड बहुत ज्यादा कर्जे में है। थपेलियाल जी भी कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे सोर्स बना पाए ताकि इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, साथ ही साथ आर्थिकी जो है वो मजबूत होगी। ऐसे इसको लेकर क्या बजट में किस तरीके से क्या कुछ बजट पे देखने को मिला है? देखिए यशी जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बजट में विशेष प्रावधान रखा गया है कृषि के लिए, विशेष प्रावधान रखा गया है युवाओं के पलायन को रोकने के लिए, विशेष प्रयास किया गया कि पर्यटन को हम संभालें, और निश्चित रूप से जब इन 3 जगहों पे काम होगा तो ऑटोमेटिकली जो है रेवेन्यू जनरेट होगा। जैसे कि सरकार ने होम स्टे योजना के माध्यम से विशेष व्यवस्था शुरू करी। होम स्टे पे जहाँ पहाड़ का पलायन रोकने में सरकार को कुछ हद तक कामयाबी मिली है, वहीं पे जो है वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हुआ है, क्योंकि जब टूरिस्ट आता है पहाड़ों पर रुकता है तो वहाँ पे निश्चित रूप से 4-5 लोगों को, 10 लोगों को रोजगार भी मिलता है, सरकार को पैसा भी मिलता है, आय भी होती है। सरकार ने 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के रूप में जो है नए पर्यटन स्थल को चिन्हित करके उसको डेवलप करने का कार्य किया है, और पुराने जो हमारे जैसे 4 धाम यात्रा उसको ऑल वेदर रूट से जोड़ने का कार्य किया, ताकि जो है पूरे 12 महीने जो है यहाँ पे टूरिस्ट आ सके, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो एक छोटा प्रदेश है, टूरिज्म पे डिपेंड क्षेत्र है। हमारे यहाँ जो अधिकतर जनरेशन होती है, जो आय का जो हमारे मुख्य स्रोत है, वो मुख्य स्रोत ही हमारे पास जो है पर्यटन है, क्योंकि सेठी जी भी जो है बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उनका अनुभव भी जो है हमेशा ये कहा रहता है कि जो है हमारा पर्यटन क्षेत्र यहाँ से में आएगा, चाहे वो हमारा हरिद्वार हो, चाहे वो हमारे केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी हो, चाहे हमारे जो है यमुनोत्री जी, गंगोत्री जी धाम हो, चाहे हमारे हेमकुंड साहब हो,
तब हमारा जनरेशन अधिकतम यहीं से आता है और यात्रा पे ही ज्यादातर निर्भर रहता है, या फिर जो टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए ओली आता है या पहाड़ों की अन्य जगह पे आता है, यहाँ पे विशेष व्यवस्था रहता है। सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर हम लोग कृषि के कार्य कर सकते हैं, कृषि के माध्यम से, जैसे अभी हमने इंटरनेशनल लेवल पे जो है हमारी मंडुआ होगी, हमारी झंगूरे की खीर होगी, इस टाइप के जो हमारे और व्यंजन है, जो हमारी व्यवस्था है, हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में पेश करें और पहाड़ पे इसकी खेती करें। वहां के महिलाओं को, वहां के युवाओं को वहीं पे रोजगार देकर वहीं से जो है इसकी व्यवस्था बनाए। सरकार सोलर प्लांट के माध्यम से जो छोटे सोलर ठीक है सचिन जी, आपको यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे और बजट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर बजट से जुड़ी आपको बता देते हैं। उत्तराखंड बजट आपको बता दें कि पेश हुआ, 63,000 करोड़ का बजट पेश हुआ। धामी सरकार 2.0 का बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट को पेश किया है। 2022-23 के लिए आपको बता दें कि 63,000 करोड़ का बजट हुआ है पेश। उत्तराखंड में अब तक का सबसे बड़ा बजट है ये। 65,571.49 करोड़ का बजट पेश किया गया है। धामी सरकार 2.0 का बजट हुआ पेश। आपको बता दें कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है ये 2022-23 के लिए। 65,541.49 करोड़ का ये बजट पेश हुआ। उत्तराखंड में अब तक का सबसे बड़ा बजट। धामी सरकार 2.0 का बजट पेश हुआ। आपको बता दें कि 65,571.49 करोड़ का बजट पेश हुआ है। 2022-23 के लिए ये बजट पेश हुआ है। अब तक का सबसे बड़ा बजट है ये। आपको बता दें कि इसमें आम जनता से भी सुझाव लिए गए थे और इस बजट में महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए खास ध्यान रखा गया है। और इसी पर चर्चा करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 8 साल में हमने असंभव को संभव कर डाला है। डूबे सूरज का देखो पश्चिम में भी उजाला है। रात गई अब दिन आएगा भी तो ये बस भोर है। ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं धामी का 2.0 बजट। आपको बता दें कि 65,000 से ज्यादा का ये बजट आज पेश किया है वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने। और आपको ये भी बता दें कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है। एक तरफ जहां विपक्ष इस बजट पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं सत्तारूढ़ पार्टी का कहना है कि ये बजट जनहित में है। इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं और सीधे सचिन जी का रुख कर लेते हैं। सचिन जी, करीब 65,571.49 करोड़ का बजट पेश हुआ है और ये बातें कही जा रही है कि इसमें युवाओं का, महिलाओं का खास तरीके से ध्यान रखा गया है। जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं उनके लिए भी इस बजट में कुछ चीजें जो है वो निर्धारित की गई हैं। क्या कुछ है इसको लेकर, मैं चाहूंगी कि जरा आप जानकारी दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं ज्यादातर जो है कृषि के जो है ज्यादा उनका फोकस रहता है और कृषि के उसके लिए जो है सरकार की तरफ से
जो है लगातार प्रयास जो है जारी हैं और उसमें भी जो है सरकार ने, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे जो हमारा शहरी क्षेत्र हो, उसमें जैसे मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना है, बेटी के जन्म पे जो है महिलाओं को जो है किट प्रदान करना, उनको राशि प्रदान करना, ये विशेष है। जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो है लगभग ऐसे जो महिलाएं हैं उनको जो है छोटे ऋण उपलब्ध कराना, बहुत सारी ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिसके माध्यम से जो है सरकार जो है ग्रामीण महिलाओं को, ग्रामीणों को जो है लाभ देने जा रही है। और निश्चित रूप से जो है मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार जो है ग्रामीण और शहरी और पर्वतीय मूल की जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, जिनकी जो पीड़ा है, जो आम बजट में जो उनकी राय है, निश्चित रूप से उस पर जो सरकार काम करेगी और जो बजट होगा उसका लाभ जो है उन महिलाओं तक जरूर पहुंचेगा। जी, और एक अहम चीज जो मुझे मिल रही है देखने के लिए वो कि चाय विकास योजना के लिए भी बजट पारित किया गया है। सचिन जी, चाय बागानों को टी टूरिज्म के लिए तैयार किया जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से अन्य प्रदेशों में जैसे हम लोग केरल, तमिलनाडु इस क्षेत्रों में जाते हैं, दार्जिलिंग क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि चाय के बागान है। उस चाय के बागान में बकायदा जो है पर्यटक जो है घूमने के लिए जाता है, बकायदा उसका एक शुल्क निर्धारित होता है। तो वो भी हमारे प्रदेश में एक आय का अलग साधन हो सकता है, जो कि हम लोग जहाँ हमारे चाय का उत्पादन बढ़ेगा, यहाँ पे महिलाओं को, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, वही पर्यटन के क्षेत्र में भी। क्योंकि अन्य बहुत सारे प्रदेशों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, गिने चुने प्रदेश है जहाँ पे चाय की बागानी या चाय की खेती होती है। तो उत्तराखंड भी उसमें से एक जुड़ेगा और यहाँ पे चाय की खेती पूर्व में भी बहुत समय पहले हुआ करती थी, तो काफी प्रसिद्ध यहाँ की चाय हुआ करती थी हर जगह। तो मुझे लगता है कि अगर हम उसको यहाँ से इसे चाय बागान के रूप में जोड़ेंगे तो ये हमारे पर्यटक के रूप में भी, व्यवसाय के रूप में भी, उद्योग के रूप में भी और युवाओं के रोजगार के रूप में भी जो है ये स्थापित होगा, जिससे सरकार को, यहाँ के आम जनमानस को भी लाभ मिलेगा। नरेंद्र जी, सचिन जी की बात से सहमत है? ये जो चाय बागानों के टी टूरिज्म के लिए अब तैयार किया जाएगा, इसका जो बजट पारित किया गया है करीब 18 करोड़ का ये बजट है, इसे कैसे देखता है? नरेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सचिन जी ने ये जो बोला है, जो उन्होंने अपना तर्क दिया है चाय बागानों को लेकर, वाकई उसमें दम दिखता है। और मतलब इस तरीके से अगर इस तरीके का पर्यटन में भी बढ़ावा होता है तो सरकार को उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन सरकार ने, पिछली सरकारों ने जो चाय बागान थे उनको बजाय प्रोत्साहन करने के, यहाँ पे कपियाल साहब को मालूम है यहाँ पे कि जो चाय बागान थे पहले यहाँ पे, उन चाय बागानों की जमीनों को बल्कि खुर्द-बुर्द करने का काम किया और उनको प्रोत्साहन न देकर जहां चाय बागान, चाय की खेती होती थी वो भी जो है बंद हो गई। और अब केवल नरेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। सारी योजना बनानी पड़ेगी जिससे कि मतलब इस व्यवसाय को आगे बढ़ावा मिल सके। जहां तक इस बजट का सवाल है, इस बजट में सीधे तौर पर ये होगा, ये बजट एक तरीके से 2024 के लिए वो वाली सड़क होगी जिस पर कि यहाँ की जनता ये तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के प्रति, प्रदेश के विकास और प्रदेश के नागरिकों के प्रति कितनी सहानुभूति है और कितना उनका नजरिया है। ये 2024 की रोड मैप भी तैयार करेंगे, ये अगले इस साल का बजट और अगले साल का बजट जो होगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है इस समय वर्तमान सरकार के लिए कि बजट तो उन्होंने पारित किया है लेकिन इस बजट का जो यूटिलाइजेशन है और इसकी जो जितनी भी इसकी स्वीकार्यता है, उसका एक एक अंश, एक एक रुपया उसका सही ढंग से इस्तेमाल हो, तभी बजट का जो असली मकसद है, जो इतना बड़ा बजट प्रस्तुत किया गया है 65,571 करोड़ रुपए का, तो इस बजट को लेकर सरकार पूरी तरीके से उन क्षेत्रों में जहां पे विकास की किरणें नहीं पहुंची हैं और जहां पे दूरस्थ गांवों में और जो सीमावर्ती जनपद हैं, जहां अभी भी शिक्षा और सड़कें जो हैं उसकी जी नरेंद्र जी। थपलियाल जी, मेरा सवाल आपसे है। इससे पहले मैंने कई बार, जब मैं आपके साथ डिबेट में रही हूँ, आपने हमेशा टिहरी झील का जिक्र किया है और इस बार बजट में टिहरी झील के विकास के लिए भी बजट जो है वो पारित किया गया है। करीब 1930 करोड़ की योजना से टिहरी झील का विकास किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब टिहरी झील का भी विकास होगा। साथ ही साथ मसूरी परियोजना को भी भारत सरकार की तरफ से स्वीकृति मिली, जिसमें कुछ 1000 करोड़ रुपए इसमें भी लगेंगे। इसको लेकर क्या कुछ कहना है? क्योंकि हमेशा मैंने आपको देखा है कि टिहरी झील पर आपने कई बार सवाल उठाए हैं कि टिहरी झील ऐसे ही पड़ी, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। देखो, टिहरी झील का जो विकास की बात की जा रही है ये, और दूसरा जो चाय बागान के टूरिज्म की बात, दोनों बचकाना थॉट है,
बचकाना विजन है, क्योंकि पहाड़ में यहाँ पे कोई भी आदमी टी गार्डन टूरिज्म में नहीं जाएगा। सबसे ज्यादा बगीचे हमारे देहरादून में हैं, और उसके बाद कौसानी में है और गैरसैंण में भी है, और सब बुरे हाल में है। मतलब इस यहाँ पे जाइए आप, कोई भी टी गार्डन्स में घूमने तक जाने में बड़ी परेशानी हो रही है। अब बात आई है टिहरी झील की। टिहरी झील अपने आप में विकसित है, उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसको सरकार कभी नहीं समझ पाएगी। उसके लिए है जो उसका इनकैशमेंट एरिया है, जो बहुत बड़ा एरिया, जहां पे कि हम युवाओं के लिए इस तरह का खोल सकते। अभी हमने वहां पे टूरिस्टों का आकर्षण ही नहीं बढ़ाया, वहां पे बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आने के लिए तैयारी नहीं है, उसको कोई खाने पीने कुछ देखने कुछ नहीं है वहां पे आज की तारीख में। अगर मैं जब फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्टों से बात किया तो उन्होंने कहा कि अगर इस सरकार को अकल होती तो सहतूत एक ऐसे पेड़ होते हैं जो लैंड इरोजन, जो हमें चाहिए कि मिट्टी हमारे उसमें न जाए टिहरी झील में, उसके लिए हमारे पास कोई काम नहीं है, ना कोई विजन है। मतलब वहां पे आज दिन तक पूरा इतना बड़ा इनकैशमेंट एरिया खाली पड़ा हुआ है, नंगा पड़ा हुआ है। मछलियां थपलियाल जी, जैसे आपने बताया शहतूत जो है ये सॉइल इरोजन को रोकता है, तो ऐसे कोई ऐसा पेड़ नहीं है जो जैसे ये दल बदल करते हैं विधायक, इनको भी रोक सके? जैसे कोई ऐसा पेड़ है, कोई प्रजाति है? नहीं, ये तो हमारे लिए एक अभिशाप बन के आए हैं। 22 साल में ये अभिशाप बन के इन्होंने इस राज्य को बर्बाद कर दिया है, इनका नियंत्रण से बाहर जा चुका है। हम तो ढूंढ रहे हैं कि किसी भी दल में ऐसा भगवान निकले जो इस राज्य की इस भूगोल को समझते हुए इसके जो संसाधन है उससे कमाई कर सके। जम्मू कश्मीर में एक जगमोहन साहब आए थे और उन्होंने वैष्णो देवी को, JNK का अकेला वैष्णो देवी को, और हमारी देवियां धार धार में खड़ी हैं और आज दिन तक हमने उनका प्रचार नहीं किया। सुरकंडा है, कुंजापुरी है, हमारी जो काली की कविल्टा हमारी इतनी इंपोर्टेंट धारी देवी है, चंडी देवी है, और हम आज दिन तक उनका कुछ भी नहीं कमाई कर पाए। हमारे पास पंच बद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग है, हम उसकी बात नहीं करते क्योंकि हमारे विजन में आता ही नहीं है। हम चाय बगानों की बात करके टूरिज्म की बात करते हैं, ये तो बचपन है, किसी बच्चे ने बता दिया होगा कि फलानी जगह टी टूरिज्म करते हैं। ये जो बातें कर रहे हैं ये निश्चित रूप से इनके हाथ से निकल चुका है सब कुछ। ये क्या कर पाएंगे? ये आज की तारीख में कमाई का जो इनका सबसे बड़ा पैकेज टूर था, पर्यटन एक बड़ा भारी संसाधन है हमारे पास कमाई का। आज हरिद्वार में पैसा बरस रहा है, इतना बड़ा पैसा बरस रहा है कि अगर बिजली सरकार हो तो खाली हरिद्वार के पैसे। अभी वो बीजेपी के नेता कह रहे थे कि साहब वो हमारा वहां टूरिज्म, तुम एक पैसा नहीं कमा रहे टूरिज्म के माध्यम से, चाहे कितने लोग भी आ रहे हैं। आज तुम्हारे 4 धामों से भी अगर तुमने देवस्थान बोर्ड की वो की तो तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए गए। आज ये राज्य माफियों के शिकंजे में फंस गया है। इस सेंटेंस को मैं यूं ही नहीं बोलता, क्योंकि आज अगर रेत से कमाना चाहते हैं तो माफिया खड़ा है, अगर ये हरिद्वार के किसी बाबा को टच कर दे तो माफिया खड़ा, वहां भी अध्यात्म माफिया खड़ा है। वहां जो घाटों में बैठे हुए हैं बड़े बड़े गुंडे हैं, इस शमशान घाट में भी गुंडे बैठे हुए हैं। वो पहाड़ी पंडित को नहीं आने देते, वहां से ऐसे भगाते हैं पहाड़ी पंडित को कि उसको पिटाई हो जाती है। थपलियाल जी वापस आती हूँ मैं आपके पास। सचिन जी क्या कुछ कहना है आपको? थपलियाल साहब तो सीधे सीधे राजेश जी कुछ कहना चाहते हैं। राजेश जी, सचिन जी इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। राजेश जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। जी मैं कहना चाह रहा हूँ, जो थपलियाल जी ने कहा है पहाड़ी पंडित को भगाते हैं, कोई नहीं भगाता है। हरिद्वार में तो हमारे यहाँ पहाड़ी पंडित है ना, ऐसी भावना हमारे कहीं उत्तराखंड में है। प्लेन पहाड़ की कोई बात नहीं है, सरकार की सोच में ही खोट है। जैसा अभी शेट्टी जी कह रहे थे, सीमावर्ती जनपदों में अभी भी काफी विकास के काम रुके हुए हैं, सड़कें नहीं बनी है। मैं भी तो यही कह रहा हूं, अगर ये सरकार बनाती तो इसे बजट में लाती, और इस सरकार के पास कुछ है नहीं है, भ्रम फैलाने वाला बजट है। उत्तराखंड की सच्चाई को राजेश जी, अभी तो बजट पूरा सुना ही नहीं आपने।
नहीं है बजट सुना। बजट आपने सुना ही पूरा। सचिन जी क्या आपको लगता है कि सरकार जो है सड़क पे परिवार पे पैसा नहीं खर्चेगी? आती हूँ नरेंद्र जी, आप भ्रमित कर रहे हो बैठ करके। नहीं, मैं किस बात का भ्रमित कर रहा हूँ? आप बुझाने की बात कर रहे हो। मैंने तो अभी तक ये नहीं कहा कि आप अपने घर की आग नहीं बुझा पाए। वो घर की बात छोड़िए, मैं तो अभी तक ये नहीं बोला आपको। और आपकी सरकार ने क्या किया है ये जनता जवाब दे चुकी है। आपकी सरकार ने क्या किया है ये जनता जवाब दे चुकी है। आपको उत्तराखंड से देश से विदा कर दिया है। आपके राज्य नेता तो वो ईडी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जनता जवाब दे चुकी है आपको। किस तरीके से शांति शांति ये सामने दिख रहा है। राजेश जी अभी राजेश जी सुनिए, आपने अभी नरेंद्र शेट्टी जी को भी सुना था, पलियाल साहब को भी सुना, और आपने यहाँ पे सुना कि हम लोगों को शांति से भी, अगर हम हर बार बजट की आलोचना ही करना जरूरी नहीं होता। अगर आप उसे स्वीकारेंगे या आपके पास कुछ सुझाव होंगे आप उनको देंगे तो वो स्वीकार करेंगे, लेकिन इस तरीके से अगर आप आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो इससे जनता का तो भला नहीं होगा। अगर आप जनता के हितैषी तो मुझे नहीं लगता आप ऐसा चाहेंगे। मैंने आलोचना की दृष्टि से नहीं कहा। आपके मुख्यमंत्री ने, ये जो भाई नरेंद्र जी, इसके बाद हमारे मुख्यमंत्री ने, उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा था कि चंपावत चुनाव से पहले राज्य पुलिस कर्मियों का पुराना ग्रेड पे जो है वो लागू कर दिया जाएगा। कहाँ बजट में उसकी? सचिन जी इसका जवाब है आपसे। जी राजेश जी रुक जाइए, राजेश जी हाइपर मत होइए, राजेश जी हाइपर मत होइए। सचिन जी इसका जवाब देंगे। नरेंद्र जी से पहले मैं आपके पास आऊंगी। नरेंद्र जी मैं बिल्कुल देता हूँ। राजेश जी ने बहुत सचिन जी रुक जाइए, मैं इसके बाद नरेंद्र जी की बात सुन लेते उसके बाद आती हूँ आपके पास। नरेंद्र जी। यशी जी देखिए, बजट प्रस्तुत हुआ, हम बजट के ऊपर अगर चर्चा करते थोड़ा तो बजट में क्या प्रावधान रखा गया क्या नहीं रखा गया तो ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि अन्य विषयों की ओर भटक जाते हैं तो फिर बात रहती नहीं है जी। कायदे से देखिए, इस बात से मुझे लगता है सभी पैनलिस्ट भी सहमत होंगे कि सबसे पहले जिन भावनाओं को लेकर और जिस मकसद से ये राज्य बना था वो मकसद अगर अभी तक पूरा नहीं हो रहा है तो हम उन शहीद आंदोलनकारियों की आत्मा भी दुखा रहे हैं, हम उन सभी आंदोलनकारियों को आईना दिखा रहे हैं, हम उनको बेइज्जत कर रहे हैं जब तक कि हम गैरसैंण को स्थायी राजधानी नहीं घोषित करते। आप सारा समेट के क्यों बना था, क्यों मिला था उत्तराखंड? इसलिए मिला था क्योंकि गौचर में, गैरसैंण में, बागेश्वर में वहां विकास की किरणें नहीं पहुंचती थी। आप सीधा राजधानी पहले गैरसैंण में बनाइए, सब समेट दीजिए। यहां से आप जितने बजट प्रस्तुत करने हैं, पहले भी तो आप जब हमारा सैनिक सियाचन में खड़ा है -30 डिग्री में, तो हमारे विधायक क्यों नहीं खड़े हो सकते वहां पे? जो ये सारी सुख सुविधाएं भोग रहे हैं सरकार की, तो इनको सीधे तौर पर, चाहे कोई भी शीतकालीन सत्र हो, बर्फ में हो, कुछ हो, सारे सत्र गैरसैंण में होने चाहिए अगर सरकार की मंशा स्पष्ट है तो। और अगर सरकार की मंशा स्पष्ट होगी तो मुझे लगता है कि फिर सीमांत जनपदों से विकास होना शुरू होगा और उन विकास की किरणें पहुंचने में जो हम देहरादून तक पहुंचेंगे। देहरादून को विकास की आवश्यकता नहीं है, हरिद्वार को नहीं है, रुद्रपुर को नहीं है, हल्द्वानी को नहीं है, नैनीताल को नहीं है, मसूरी को नहीं है। बाकी जो जनपद हैं उनको कम से कम जो पिछड़े हुए इलाके हैं उन सब का विकास होगा और इसके साथ में पर्यटन की गंगा बहेगी, ये मेरा कहना है। जी बिल्कुल। नरेंद्र जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही कुछ करोड़ रुपए निवेश किए थे, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। वो वहां पर डिसाइड किया जाता है कि हम यहाँ पर सत्र करेंगे, उसके बाद वो सत्र फिर देहरादून में हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जरूर विपक्ष का कहना सही है और कहीं ना कहीं जो राज्य आंदोलनकारियों हैं उनका ये सपना था कि एक स्थायी राजधानी तो भाई जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पाई। सचिन जी। यशी जी, मेरे को एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि एक तरफ तो जो है हमारे सेठी जी हो, चाहे हमारे और अन्य हो, चाहे आप हो, एक तरफ तो कहते हैं कि सरकार के अगर अच्छे कार्य कर रही है तो उसकी सराहना भी नहीं चाहिए और हमेशा टांग नहीं खींचनी है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ग्रीष्मकालीन सत्र की जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार से, जैसे आप याद दिला रहे हैं वैसे ही हम भी आपको याद दिला रहे हैं। गैरसैंण राजधानी जो है वो स्थायी उसको हो जाना चाहिए अब तक। अगर हम तारीफ करेंगे तो हम आपको बताएंगे भी ना, आप सुझाव सुनना भी तो चाहिए आपको। अगर हम राजेश जी से कह रहे हैं कि आप आलोचना मत करिए, सुझाव दीजिए, वैसे ही आपसे भी कह रहे हैं कि हम आलोचना, अगर हम सुझाव दे रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं तो हम थोड़ा बहुत बताएंगे भी आपको कि भाई ये कमी है। करना और विरोध करना विपक्ष का काम है, मैं उससे टोकूंगा नहीं, लेकिन मैं क्योंकि आप एंकर हैं और मैं इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके संज्ञान में लाऊं। ग्रीष्मकालीन सत्र जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है त्रिवेंद्र सरकार ने शुरू किया था और आज जो अगर हम वहां पे सत्र नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो है आम जनमानस जुड़ा है, क्योंकि चारधाम यात्रा प्रभावित थी, उसके लिए हमारे को पुलिस बल की अलग तैनाती करनी पड़ती, जिसके डीजीपी के अनुरोध पे जो है सरकार ने फैसला किया, जिसकी सराहना होनी चाहिए।
ठीक है। दूसरी बात है, केंद्र में जो है 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं ऑल वेदर रोड का काम हुआ, क्यों नहीं चारधाम विकसित का एक काम हुआ, क्यों भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही जो भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्य करने के काम किए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के युवाओं को उत्तराखंड के जनमानस का विकास चाहती है। राजेश जी बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ आपके, राजेश जी सुन लीजिए, राजेश जी इसके बाद मैं आपके पास ही आऊंगी। राजेश जी आप झूठ का पुलिंदा है, आप बीच में मत बोले, झूठ है, आप झूठ का पुलिंदा है, आप तो बेईमान है, झूठे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप राजेश जी किस बेस पे बोल रहे हैं झूठ? आपके राहुल गांधी को ईडी के चाहिए, मैं बोल दूंगा आपको, आपके मुख्यमंत्री के दावेदार इससे वो पकड़े आते हैं, आप झूठे बेईमान किस ईमानदारी की बात कर रहे हैं? राजेश जी और सचिन जी, आप दोनों से निवेदन है मेरा कि आप दोनों की बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। सचिन जी और राजेश जी, आप दोनों की ही बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, एक एक करके बात करिए। आप बोलिए राजेश जी को कि राजेश जी चुप रहे इसमें। सचिन जी रुक जाइए आप भी। राजेश जी को कोई अधिकार नहीं मेरी पार्टी को बेईमानी या भ्रष्टाचारी बोलने पे। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक एक मंत्री, एक एक विधायक जो जनहित के कार्य कर रहे हैं, और जनता 2023 में जनता इसका जो है जवाब दे चुकी है। आपको नकार के, आपके मुख्यमंत्री के घोषित उम्मीदवारों को जो है नकार के हराकर जो है जनता ने इसका जवाब दिया है। लगातार आप देश में, पूरे देश में हारते आ रहे हैं, ये जनता का जवाब है आपके मुंह पर। और भारतीय जनता पार्टी अगर पूरे प्रदेश में, देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अगर सरकार काम कर रही है, तो निश्चित रूप से जनता ने उस पर मोहर लगाई है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाला समय जो है उत्तराखंड के अंदर आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ और बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा विकास के रास्ते होते हुए आगे बढ़ेगा। और निश्चित रूप से जो बजट आज पेश किया है, वह जनमानस के उम्मीदों पर, हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पे, हमारे उत्तराखंड की महिलाओं पे ये एक जो है वरदान साबित होगा। और सरकार ने जो विजन दिया था, सरकार ने जो शपथ दी थी, सरकार ने जो कहा था अपने दृष्टि पत्र पे, सरकार ने कहा था ये हमारा संकल्प पत्र है, सरकार उसको जो है आगामी 2023 के कार्यकाल के पहले किए हुए वादों को पूरा करेगी। मैं आश्वस्त करता हूं अपने सभी पैनलिस्ट को, आपके जो है कैमरे के माध्यम से प्रदेश की जनता को, कि निश्चित रूप से जो है सरकार ईमानदारी से इस पर कार्य करेगी। और आगे कोई भी सुझाव, चाहे वो विपक्ष के होंगे, चाहे हमारे जो है पत्रकार बंधुओं के होंगे, चाहे हम जनमानस के होंगे, उसको जो है सरकार सम्मिलित करते हुए इस प्रदेश को जो है आगे को ले जाने का कार्य करेगी। सरकारी विभागों को बेचने का काम कर रहे हो और कुछ काम हो नहीं रहा है आपका, पूरे पहाड़ से पूछ लो। और ये जो आप टोंट मारते हो ना कि आपको हरा दिया, हमें स्वीकार है, हमें हरा दिया, लेकिन कभी कांग्रेस ने दमन नहीं किया जैसे आप लोग करते हैं। लग नहीं रहा है दमन नहीं किया, आपके लोग राजनीतिक दल का दमन करते हो, दमन करते हो। जी रुक जाइए राजेश जी, रुक जाइए राजेश जी, रुक जाइए। इस तरीके से डिबेट का समय खराब हो रहा है, हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। सचिन जी रुक जाइए, सचिन जी रुक जाइए, राजेश जी आप भी रुक जाइए प्लीज प्लीज। उसमें भी तो ईडी बैठा, एक बात कहना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी जी पे तो ईडी बैठा दी, अमित शाह जी के बेटे पे खरबों रुपया कहाँ से आया, इस पे ईडी कब बैठेगी? जनता पार्टी ईमानदारी से करती है, तब पता चलेगा ईमानदार है बात। राजेश जी, उत्तराखंड की यही विडंबना है कि यहाँ पर जब भी उत्तराखंड की बात होती है तो उत्तराखंड की बात को छोड़कर अब देश में क्या चल रहा है, केंद्र की सरकार क्या कर रही है, राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, हमें इस पर फिलहाल बात नहीं करनी है। नरेंद्र जी बिल्कुल बिल्कुल, राजेश जी और सचिन जी माफ कीजिएगा, आप दोनों डिबेट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पर हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं, जनता को क्या मिल रहा है हम इस पर बात कर रहे हैं। मैंने तो बजट पे ही चर्चा करी, मैंने तो सिर्फ बजट के विषयों पे जांच के सवाल दिए, जवाब। ठीक है सचिन जी रुक जाइए। संगीता जी, संगीता जी देखिए यशी जी, जो इस तरह से दोनों पार्टियां बहस कर रही हैं, परसों में विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि ये इसी तरह से बहस करते रहे और कभी एक दृष्टिकोण होकर के उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचा ही नहीं। और यशी जी जो आप बात कर रही थी कि त्रिवेंद्र रावत जी ने 25,000 करोड़ रुपए के बजट का निवेश करने की बात कही थी गैरसैंण के लिए, लेकिन आज उस तरफ किसी का ध्यान भी नहीं है और दिखाई नहीं देता। जैसे नरेंद्र सेठी जी ने भी कहा कि गैरसैंण को राजधानी बना देना चाहिए। भाई 22 वर्ष हो चुके हैं, आप कब राजधानी बनाएंगे? बस चुनाव का इंतजार करते हैं कि इसको मुद्दा बनाए और हर बार चुनाव में बुलाए और हम जीत जाएं। तो कब ये खत्म होगा, इसका भी जवाब सचिन जी दीजिए। आप 5 साल पहले भी सत्ता में थे और अब फिर सत्ता में है, तो आप एक
लाइन बता दीजिए कि 10 दिन में राजधानी बनेगी, 15 दिन में बनेगी, 20 दिन में बनेगी। एक तारीख तो बताइए कि इस दिन हम राजधानी को घोषित कर देंगे। क्यों हम ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी का भार सहे जब उत्तराखंड इतने कर्ज में है? हमें एक राजधानी चाहिए, आप एक राजधानी गैरसैंण को बनाइए। और जो दूरस्थ इलाकों की बात है जिनका विकास अभी तक नहीं हुआ है, वह सड़कों की वजह से आज भी लोग रास्ते में दम तोड़ रहे हैं। अस्पतालों में जो आप स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है उत्तराखंड की, अस्पताल है उसमें टेस्टिंग के लिए मशीनें नहीं है, एक्सरे मशीनें हैं तो खराब पड़ी हैं, कहीं टेक्नीशियन नहीं है। तो आप स्वास्थ्य पर भी विचार कीजिए। और शिक्षा व्यवस्था की क्या हाल है रिमोट एरियाज में, कभी उनको जाकर के देखिए। केवल देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों को देखने से आप उत्तराखंड के विकास की बात नहीं कर सकते हैं। आप चंपावत, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी, 22 वर्षों से केवल देहरादून, उधम सिंह नगर इसी की बात होती है। आप कब उतरेंगे रिमोट एरियाज में? कभी आकर देखिए चंपावत के गांवों में क्या हाल है, पानी की कितनी किल्लत है। महिलाएं जो है वो सर पर पानी भरने के लिए गार गदेरों से दूर दूर से लाने को मजबूर है। आप उनकी भी व्यथा को समझिए। केवल बातें करने से और चैनल पे बहस करके लड़ाई करने से जनता का भला होने वाला नहीं है। ठीक है संगीता जी, सचिन जी से भी सचिन जी से भी इसका जवाब ले लेते हैं। सचिन जी, आपसे इससे पहले जब नरेंद्र जी ने सवाल पूछा उसके बाद आपने सिर्फ इतना ही जवाब दिया कि गैरसैंण में आखिर ये सत्र क्यों नहीं हुआ, लेकिन आपने अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी कब घोषित किया जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से सरकार संकल्पबद्ध है और सरकार ने ये भी कहा है कि निश्चित रूप से भविष्य में जो है सभी व्यवस्थाओं को, क्योंकि व्यवस्थाएं वहां पर जो है पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं पहुंचे और उसके साथ जो है, क्योंकि राजधानी को जो है केवल शिफ्ट करना केवल कागजों के सीमित नहीं होना चाहिए, वहां पे सभी जो है प्रकार से ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि सरकार अपना काम सुचारू रूप से कर सके। इसीलिए सरकार ने ये पहल करी थी, ग्रीष्मकालीन सत्र के रूप में जो है हम वहां पे सत्र चलाएंगे और निश्चित रूप से सरकार का काम वहां पर ले जाके करने का व्यवस्था बनाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे सरकार आगे बढ़ेगी। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि एक दिन जो है उत्तराखंड के जो हमारे आंदोलनकारी लोग हैं, हमारे उत्तराखंड का जनमानस है, उनकी जो इच्छा है कि जो है गैरसैंण को जो है स्थायी राजधानी के रूप में घोषित किया, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सरकार इसमें भविष्य में कोई ठोस निर्णय लेगी। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि सरकार गैरसैंण में राजधानी ले जाए और जो है गैरसैंण में जाके निर्णय ले, तो क्या ऐसा केवल तभी संभव होगा कि सरकार का विकास तभी होगा सरकार के माध्यम से, कि गैरसैंण में होगा? अगर आप सरकार राजधानी में रहकर जो है कोई बड़े निर्णय ले रही है, आम जनमानस के लिए कार्य कर रही है, अगर सरकार ने जो है 4 नए मेडिकल कॉलेज चाहे वो अल्मोड़ा, हरिद्वार और पिथौरागढ़, रुद्रपुर में बनाने का काम किया, तो वो राजधानी में देहरादून में रहकर क्या ये इसके निर्णय नहीं लिए गए क्या? निश्चित रूप से मेरी भावना है, मेरा मन है कि ग्रीष्मकालीन सत्र की जगह जो है पूर्ण रूप से जो है स्थायी राजधानी के रूप में जो है गैरसैंण विकसित होना चाहिए, क्योंकि वो केंद्र बिंदु होगा और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब पहाड़ पे कोई राजधानी होगी तो उसका एक संदेश जाएगा। लेकिन हमें इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा राज्य अभी जो है छोटा राज्य है, अभी हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है उसको जो है केवल राजधानी को शिफ्ट करने में कई, क्योंकि अब एक तरफ तो बात करते हैं बजट की, पैसे की बात करते हैं कि हमारे ऊपर इतने 1000 रुपए का कर्जा हो गया, और दूसरी तरफ अगर हम राजधानी सीधे कहीं और शिफ्ट करेंगे तो आपको क्या लगता है कि राजधानी शिफ्ट करना एक आसान खेल है क्या? हजारों करोड़ रुपए का जो है भारत सरकार के ऊपर अव्यवस्था आएगा। इसलिए सरकार, मुझे लगता है कि आने वाले समय पे इस पर कोई ठोस निर्णय लेगी और भविष्य में जो है निश्चित रूप से जो है सरकार जो है इसे गैरसैंण को जो है स्थायी राजधानी के रूप में जो है वहां पर जो है सत्र को अपना पूर्ण रूप से चलाएगी, ऐसे मेरी पूरी आशा है सरकार से और मैं आश्वस्त भी इस चीज को लेकर। ठीक है संगीता जी, बहुत कम शब्दों में चाहूंगी कि आप अपनी बात को पूरा करें, इसके बाद नरेंद्र जी मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया। जो आपने कहा ना कि हजारों करोड़ रुपए का बजट राजधानी बनाने के लिए खत्म होगा, तो चुनावों में जो हजारों करोड़ रुपए का बजट खत्म होता है उस पर कभी आपका ध्यान नहीं संगीता जी देखिए, इस विषय पे हजारों करोड़ रुपए की बात करते हैं और निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये प्रक्रिया है। क्रिकेट अगर चुनाव कराना प्रक्रिया है जिसके अंदर व्यवस्था रहती है। राजधानी देना भी एक प्रक्रिया है। 22 वर्ष हो चुके हैं, कोई 1-2 साल की बात नहीं है कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं। 22 वर्ष उत्तराखंड के निकल चुके हैं। 22 वर्षों में भी अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं सत्र की व्यवस्था और दूसरी चीज, जब आप दो सरकारें कांग्रेस की रह चुकी है, उसके बाद हमारी सरकार है, हमने उसमें ग्रीष्मकालीन सत्र देने का काम किया है। ठीक है संगीता जी, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही राजधानी उत्तराखंड को मिलेगी, क्योंकि जैसे कि अभी सचिन जी ने कहा कि हम संकल्पबद्ध हैं, तो उम्मीद करते हैं। नरेंद्र जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, बहुत समय की कमी है, बहुत कम शब्दों में। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमने जब सबको सुना तो इस बात से हमारी बाकी पैनलिस्ट भी सहमत होंगे कि जब हम कहीं भी अगर कहीं कोई 15 दिन का मेला लगता है, कोई आयोजन फेयर लगता है, तो आसपास लोकल लोगों को काफी उससे लाभ होता है, वो अपने स्टॉल लगाते हैं और उनको रोजगार मिलता है।
जब राजधानी स्थायी तौर पर गैरसैंण में होगी तो आप सोचिए कि हर अफसर की, हर अधिकारी या जितने एमएलए हैं, मंत्री हैं, सबकी मजबूरी होगी कि जब वो उन सड़कों से जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर उन सड़कों का भी डेवलपमेंट होगा और उसके साथ में उस क्षेत्र का भी डेवलपमेंट होगा। ये जो विकसित क्षेत्र हैं, जो हमारी शहरी और मैदानी क्षेत्र हैं, ये तो पहले से ही विकसित है, इनको विकसित रहने दीजिए। जब विकास होना है तो जब वो वहां का विकास होगा तो यहाँ का जो कुदरत की तरफ से हमें नियामत के रूप में नेचुरल लैंडस्केपिंग मिली हुई है, तो स्वतः ही पर्यटन को एक बूस्ट मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश अग्रसर होगा विकास की ओर। जी, चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बजट की। आपको बता दें कि करीब 65,000 करोड़ से ज्यादा का बजट जो है वो आज पेश किया गया है। अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वहीं विपक्ष इस पर कई सवाल उठा रहा है, तो वहीं सत्तारूढ़ पार्टी का कहना है कि ये पूरा बजट जो है वो जनहित में है। महिलाओं के लिए भी इस पर बजट पारित किया गया, साथ ही साथ महिलाओं और युवाओं पर खास ध्यान रखा गया है। देवभूमि का दंगल में फिलहाल आता है। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।